नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और आज हम लाए हैं आपके लिए फिर से एक अनोखा टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल में एक खासियत रही है कि हम मूवीज जो कि हाल ही में रिलीज हुई मूवीज होती है उनको यूज करके कोशिश करते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। उसी श्रृंखला में आज हमने कोशिश की है अनेक मूवी को लेकर। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और इस मूवी का अगर हम थोड़ा सा समरी समझने की कोशिश करें तो ये मूवी बेस्ड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ऊपर, जो कि भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। और वहां पे किस तरीके से इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है हमारी भारत की उनसे डील करती है और किस तरीके से उन लोगों को एक साथ टेबल पे बैठाकर शांति की स्थापना करने की कोशिश की जाती है हमारे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसी मूवी की अगर हम ट्रेलर की बात करें, कई बातें हमने सुनी। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति यह कहता सुनाई पड़ा कि भाई अगर हम नॉर्थ ईस्ट के मैप से सारे के सारे स्टेट्स के नाम हटा दें तो लोग जो है उन सारे स्टेट्स के नाम बता नहीं पाएंगे। तो यही एक कोशिश हमने भी की है। देखते हैं, आइए आपके लिए एक टेस्ट है। कोशिश करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आपको सामने दिख रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं टोटल 8 स्टेट्स हैं। तो सारे के सारे स्टेट्स को आप गेस करिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या उसका नाम है। तो वीडियो को कृपया पॉज करिए और देखिए कि क्या आपको सही तरीके से पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न भारत का कौन सा हिस्सा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पूरी चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई स्टेट कहाँ पे है, उस स्टेट की खासियत क्या है। हर चीज को हम इस पूरी की पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और स्टेट्स के नाम बताइए। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे स्टेट्स पता होंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ही आपको बता देता हूं। समझने की जो है ज्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिए। सबसे जो बड़ा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद बात करें, अगर एरिया में बात करें तो सेकंड जो स्टेट है वो है आपका आसाम। इसकी कैपिटल है दिसपुर। कई बार लोग बोल देते हैं कि भाई आसाम की कैपिटल गुवाहाटी है, लेकिन अगर हम एकदम परफेक्ट बोलें तो दिसपुर एक्चुअली में गुवाहाटी से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। वहां पे आसाम का जो सेक्रेटेरिएट है, गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट है, उनकी विधानसभा है, इसलिए हम प्रॉपर कहेंगे तो वो दिसपुर बनता है। उसके बाद आप आसाम से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेघालय। यह है मेघालय। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की खासियत ये है कि वो 3 तरफ से हमारे पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। राज्य नहीं बोलना चाहिए, देश है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत सालों पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। हम 1947 से पीछे की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जरा सा उसके बाजू में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये 3 स्टेट्स नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये है नागालैंड, मणिपुर और अंत में आपको मिलता है मिजोरम। ये जो स्टेट आपको अलग से दिख रहा है ये है हमारा सिक्किम। तो टोटल मैंने अभी आपको बताया कि 8 स्टेट्स हैं, 7 आपको यहां दिखते हैं, इसलिए मैंने 7 सिस्टर्स कहते हैं। कई बार लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस बात पे कि भाई अगर हम 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो क्या उसमें सिक्किम पार्ट है उसका? तो नहीं। तो आज उस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर देते हैं और सिक्किम उसका पार्ट नहीं है। सिक्किम इज द 8th स्टेट। और अगर मैं थोड़ा सा आपको सिक्किम के बारे में पहले बता देता हूँ, सिक्किम भारत का जो पार्ट 1975 में बना, उससे पहले जो है सिक्किम एक हम कैसे बफर स्टेट था और भारत उसके जो मेजर इश्यूज थे उनको सिर्फ देखता था, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिक्किम के राजा के पास ही था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर काफी सारे आसपास के लोगों के अटैक्स होना शुरू हुए तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमें अपना हिस्सा बना लीजिए। और उसके बाद 1975 की बात है कि सिक्किम को भारत का एक अंग बना लिया गया। तो आइए देखते हैं कि अभी हमने जो मैप देखा उसमें सारे स्टेट्स कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो ये मैप आपके सामने है कि अरुणाचल प्रदेश आपको सबसे ऊपर देखा। एरिया के वाइज में हम बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो अरुणाचल प्रदेश है और उसकी कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद आता है आसाम और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। शिलोंग मेघालय का पार्ट है, शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। और मेघालय बहुत सुंदर जगह है। मेघालय अगर हम आप नाम से ही जाएंगे तो मेघालय का मतलब है बादलों का एक घर। उससे नीचे आते हैं, आपको नजर आता है त्रिपुरा।
जिसकी कैपिटल है अगरतला, मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। तो और सिक्किम की कैपिटल की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर कर लिया है। अब मैं आशा करता हूं कि आप अब इन स्टेट्स की कैपिटल्स को नहीं भूलेंगे, जो कि हमारे लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पर्सनली बहुत शेम की बात है, क्योंकि ये स्टेट्स हमारे भारत का ही हिस्सा है। अगर हम इन्हें मैप पे लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है, और हमें इनके बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। आशा है वो डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो हमें हमारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में शायद हमने कहीं पढ़ा नहीं होगा या फिर हमें पता नहीं है। देखिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे, यहाँ पे आपको चाइना नजर आता है, भूटान है, फिर यहाँ पे म्यांमार है। तो ये जो टोटल पूरी बाउंड्री की बात करें तो ये लमसम 4500 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। और ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारा है एरिया, वो भारत के बाकी हिस्से से जुड़ता है सिर्फ इतने से कॉरिडोर से। इसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नेक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए। और ये जो चिकन स्नेक आप देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो मात्र 22 किलोमीटर ही है। तो आप सोचिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो 4500 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो भारत के बाकी हिस्से से कनेक्टेड है सिर्फ 22 किलोमीटर से। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि वो बांग्लादेश के थ्रू इस एरिया को एक्सेस करे। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है हमारी भारत की, वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी बातें कर चुकी है, और अब उन्होंने आपस में एक ट्रेन चलाई है जो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर बांग्लादेश के थ्रू होते हुए ही नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में जाती है। तो ऐसी कई ट्रेन जो है इसमें चल रही हैं जो कि बांग्लादेश के थ्रू पास होकर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत साल पहले जब हमने जो भी हिस्ट्री पढ़ी उसमें हमने मुगलों का शासन के बारे में पढ़ा। आप देखिए कोई भी हिस्ट्री आप उठाइए, आपको बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, इन सब के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर से यहाँ भी हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था भारत का, वो कहीं ना कहीं निगलेक्टेड रह गया। हमें ये चीज मिस हो गई हमसे कि भाई वहां की भी तो किंगडम्स के बारे में हमें बताओ, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं आज तक। लेकिन आप चिंता मत करिए, आज मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ी किंगडम की बात करें तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी किंगडम्स थी जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी किंगडम की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट में थी, वो थी आपकी अहोम किंगडम। अहोम किंगडम बहुत एक इंपॉर्टेंट किंगडम थी नॉर्थ ईस्ट की, जिन्होंने बहुत बड़े राज्य में जो है अपना शासन किया। और इनका जो शासन था वो था 1200 एडी से लेकर 1826 एडी तक, क्योंकि 1826 एडी में ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने एक संधि कर ली थी, ट्रीटी ऑफ यंदाबू कहते हैं उसे, क्योंकि इनके ऊपर यहाँ से जो बर्मीज थे उनका बहुत ज्यादा अटैक हो रहा था और इनसे वो संभल नहीं रहे थे। तो फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी और फिर ब्रिटिशर्स ने बर्मीज के साथ जो है एंग्लो बर्मीज जो वॉर हुई थी उसके ऊपर एक ट्रीटी साइन की थी, उसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ यदाबू। तो अहोम किंगडम की बात यह है। अब इस किंगडम की स्थापना किसने की थी? तो इस किंगडम की स्थापना की थी इन महानुभव ने। इनका नाम है चूलंग सुखापा। तो चूलंग सुखापा एक्चुअली में अहोम किंगडम के संस्थापक थे, उसके मेन सबसे बड़े जो है राजा थे। और आप देख सकते हैं कि उस समय इनके कंटेम्प्रेरी कौन से रूलर्स थे? मुगल्स थे। और मुगल्स ने भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कमाल की बात है लमसम 17 बार जो है इन लोगों ने मुगल्स को भगा दिया, उनको हरा दिया। और सोचिए हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हम अहोम किंगडम वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते। ये बहुत गलत है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि मैंने बहुत सारे किंगडम्स की बात की है। यहाँ पे आसाम में आपको अहोम किंगडम नजर आती है, जैंतिया हिल्स, ये जो आपका मेघालय वाला रीजन है, यहाँ पे 3 हिल्स हैं, जैंतिया, घारो और खासी। तो यहाँ पे आपको जैंतिया किंगडम नजर आती है। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मणिपुर किंगडम थी। यहाँ सिक्किम के एरिया में कोच किंगडम थी। और ये नीचे वाला जो एरिया है आपका मिजोरम का, वहां पे कचारी किंगडम थी। तो ये सारी किंगडम्स आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ाई गई है। अगर हमें पढ़ाई गई होती तो शायद हम एग्जाम में भी हमसे पूछा था तो हम बता सकते थे। अब आपको थोड़ा सा एक बहुत हिस्ट्री में मैं लेके जाना चाहूंगा, जहां पे हम ये समझते हैं कि किस तरीके से इस रीजन का डेवलपमेंट हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1826 का वो टाइम था जिस समय ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को अपने अंडर लिया। और ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि भाई ऐसा है, इस एरिया में जो जनजातियां हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि भाई हम
इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी के जो भारत के हिस्से के लोग हैं वो लोग यहाँ ना आ सके। तो इस एरिया को उन्होंने प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया और ये कहा कि भाई यहाँ पे अगर किसी को आना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वही परमिशन की जो प्रक्रिया थी इंडियन गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करती है, उसे ILP कहते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से से इस एरिया में जाना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी, ये बताना होगा कि वो कहाँ से आया है, किस पर्पज से आया है और कितने दिन वो रहेगा। तो बहरहाल 1826 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है अपने आप को स्थापित किया और इस एरिया को उन्होंने प्रोटेक्टेड घोषित किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, क्रिश्चियनिटी को इस एरिया में जो है ना प्रॉपर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज आई इस एरिया में और जितने भी यहाँ पे ट्राइब्स थी उसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सबको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और अंत में आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस समय 3 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे 82 से 85% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को बिलीव करती है, क्रिश्चियनिटी के फेथ पे विश्वास रखती है। और वो 3 स्टेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका, एक तो है मेघालय, दूसरा है नागालैंड और तीसरा है मिजोरम। तो ये 3 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के जहां पे 82 से 85% जो है पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करती है और यहाँ पे जो हिंदुइज्म जो है वो एक्चुअली में माइनॉरिटी स्टेट बन जाता है। अब देखिए क्रिश्चियनिटी के यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होने से ये असर पड़ा कि यहाँ के बहुत सारे स्टेट्स में जो लोग पहले ट्राइबल थे अब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। प्लस क्रिश्चियनिटी का आने का मतलब है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलिंग का जो तरीका था वो भी यहाँ पे बहुत प्रचलन में आया। इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको अंग्रेजी की अच्छी समझ होती है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक्चुअली में उनकी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है क्रिश्चियनिटी की बात करें तो, और उसी के देन है कि उनकी अंग्रेजी जो है बहुत अच्छी होती है। अब ये नाम आपने जो पढ़ा नीदो तानिया, इस नाम को आप थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि यह नाम है एक बच्चे का जो कि 20 साल का था जब 2014 में ये लाजपत नगर दिल्ली के एक एरिया में जो है किसी एरिया को ढूंढ रहा था, किसी से एड्रेस पूछा उसने और लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। अब एक बहुत संवेदनशील टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को डे टू डे लाइफ में इस चीज को जो है सफर करना पड़ता है, वो इस चीज से झेलते हैं और आज हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए स्टैट्स की बात करें तो लमसम 86% पॉपुलेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में बसी है उनको किसी न किसी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उसी की एक कहानी है नीदो तानिया की। नीदो तानिया 20 साल का बच्चा जो लाजपत नगर में किसी से एड्रेस पूछ रहा था और लोगों ने उसके फीचर्स के ऊपर, उसके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जो है कुछ कमेंट किए, उसका मजाक उड़ाया। ये बच्चा उन कमेंट्स को सह नहीं पाया और इसने उनको जो है प्रोटेस्ट किया उस चीज के अगेंस्ट और हाथापाई में इसकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए ये मसला इतना बड़ा हो गया कि उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने जो है एक MP बजबरुआ करके एक IAS ऑफिसर थे, उनकी देखरेख में कमेटी बैठाई और उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी और जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। एक फाइंडिंग तो मैंने अभी आपको बताई कि 86% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जो कि अपने एरिया को छोड़कर भारत के दूसरे एरिया में बसे हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है किसी न किसी फॉर्म में। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बंधु हैं, उनको ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी नामों से बोला जाता है जैसे मोमो, चिंकी, चाउमीन, चाइनीज, नेपाली और जाने क्या क्या। अब सोचिए इन नामों से आप उनको बुला तो रहे हैं लेकिन क्या उनके ऊपर इसका असर होगा? क्योंकि देखिए वो भारत का ही हिस्सा है लेकिन बस क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं वो मैंगलॉइड है, इसका मतलब हम उन्हें चाइनीज से कंपेयर कर देते हैं, अपने ही देश में हम उन्हें टूरिस्ट बना देते हैं, उनको डिशेस के नाम से बुलाते हैं। और कोविड-19 का जो पेंडेमिक था उसके बाद तो सिचुएशन और खराब हो गई जब लोगों ने उनको कोविड-19 के वायरस के नाम से बुलाना शुरू किया जो कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आप संवैधानिक तरीके से भी देखें तो आर्टिकल 15 हमारा जो संविधान का है वो यही कहता है कि भाई किसी के साथ अगर आप रेस, कास्ट, क्रीड के बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो गलत है, वो उसके मूल अधिकारों का हनन है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये रीजन हमें तब भी भारत को जो है प्राउड फील कराता है। एक नाम जो भी आपने हाल ही में देखा होगा वो ये है मीराबाई चानू, जिन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया था अभी हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक्स में। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री, दोनों जो है सिक्किम और नेपाल के रीजन से हैं। और सुनील छेत्री के नाम मैं आपको स्पेशली बताऊंगा क्योंकि अगर हम एक्टिव फुटबॉलर्स की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ये सेकंड नंबर के हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं इस समय वर्ल्ड के। तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बाद जो हमें मालूम होने चाहिए और शायद कहीं ना कहीं हम इन फैक्ट से महरूम रह जाते हैं। और उसके बाद तो भाई आप इनको तो आप जानते ही हैं,
MC मैरी कॉम, भारत का नाम इन्होंने इतनी बार रोशन किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। 5 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, ओलंपिक में ये भारत को पदक दिला चुकी हैं, कई बार भारत के झंडे को उन्होंने जो है ऊपर किया है। तो आप सोचिए, यही रीजन भारत को हमें इतनी ज्यादा ये ख्याति दिलाता है, और इन्हीं रीजन के लोगों के साथ हमारी जनता ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो किसी दूसरे देश के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसके साथ किसी ना किसी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके कपड़ों को लेकर, उसकी वेशभूषा को लेकर, उसके बोलने के तरीके के ऊपर, तो वह व्यक्ति जब अपने रीजन में वापस जाता है तो वो यही कहता है कि इंडिया के हिस्से के बाकी के लोग हमें अपना हिस्सा नहीं मानते, और इस तरीके से जो है गलत फीलिंग जाती है। तो इस हमारी वीडियो का एक मेन एम यही है कि ये बात हम आप तक पहुंचा सके कि भाई हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो भी भारत का ही हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, और हमारी कोशिश ये करनी है कि इस रीजन को हम जितना प्यार दे सके, जितना स्नेह दे सके, वो देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। आपने देखा होगा, अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें जान लगा देते हैं, और उसका एग्जाम्पल तो आप स्पोर्ट्स में देख ही रहे हैं कि वो हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इवन हम अपने संविधान की बात करें, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताया वो तो हम अपने पर्सनल लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम संविधान की बात भी करें तो हमारा संविधान भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को काफी स्पेशल मानता है। और यहाँ की जो जनजातियां, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान को जो 6 शेड्यूल है वो ये कहता है कि भाई जो ट्राइबल एरियाज है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां पे, जैसे हम अपने बाकी के प्रदेशों में देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, SDMs होते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहां पे स्पेशल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि इस एरिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने तौर तरीकों को फॉलो कर सके, उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो जाए। और इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 और 271 की जो है बात की गई है। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती क्या है कि ये ट्राइबल लोग ही हैं जिनको वहां की जनता ही चूज करती है, और इन लोगों के पास बहुत ज्यादा एक पावर होती है, ऑटोनॉमस पावर होती है कि अपने एरिया की जो डेवलपमेंट है, अपने एरिया का जो रखरखाव है, ये लोग अपने तरीके से ही मैनेज करते हैं। अब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास भी कर दे, या फिर उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है कोई लॉ पास भी कर दे, इन एरियाज में वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। पहले ये देखा जाता है कि जो लॉ पास हुआ है इन एरिया में अप्लाई किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्या उसमें कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो वो जब हो जाएंगे तभी इन एरियाज में अप्लाई किया जाएगा। इन एरियाज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्टली वो स्टेट के गवर्नर के पास होती है। वो किसी एरिया को जो है ADC के अंडर ला सकते हैं, उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। इवन ADC जो है आपकी, उसके पास इतनी पावर होती है, उनके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, वो किसी व्यक्ति को जो है सजा भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं द काउंसिल हैज बीन एंडोव्ड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स, जैसे कि विलेज कोर्ट जो एस्टेब्लिश होती है। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पे लॉ का मुद्दा है, यहाँ पे जस्टिस की बात है, तो ये जितने भी इनके जो जजमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो उनके कंसर्न हाई कोर्ट की हमेशा नजर रहती है, उनकी जुरिडिक्शन में वो सारे काम किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान, भारत का संविधान भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक अलग से एक तवज्जो देता है, और उसके जो कल्चर है उसको सेफगार्ड करने की बात करता है। अभी मैंने आपसे ILP का जिक्र किया था, और मैंने ये कहा था कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो खुद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बचाने के लिए कि वहां पे ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, जैसा वहां पे अभी है वैसा ही रहे, वहां पे इसीलिए ILP का सिस्टम लाया जाता है, इंटरनल लाइन परमिट का सिस्टम लाया जाता है, जहां 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अब मणिपुर भी, वहां पे कोई भी इंडियन सिटीजन बिना परमिट के वहां जा नहीं सकता, और वो उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि वो कितने दिन वहां रुकेगा। तो ILP की खास चीज ये है, ये स्टेट्स आपको मालूम ही चाहिए। तो जो भी हमारे भाई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सरकारी परीक्षा के थ्रू, उनको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरुण ना मा मी। तो अरुण से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये आप याद कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई जिससे आप ये याद कर लेंगे कौन कौन से स्टेट्स में ILP है। अब हमने सारी स्टेट्स की बात तो करनी ही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्टेट्स के बारे में जो कि बड़ा परेशान है आज की डेट में। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस समय मैंने ये वीडियो बनाई, उस समय आसाम के कई हिस्सों में बहुत भीषण बाढ़ आ रखी है, और ये बाढ़ एक साल नहीं, ये बाढ़ जो है
आसाम को हर साल झेलनी पड़ती है। खासकर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एरिया है डिब्रूगढ़ के पास का रोमारिया जो है एक एरिया, वहाँ पे 38 विलेजेस हैं जो पिछले 25 साल से हर बार उनमें जो है पानी इतना भर जाता है कि वो बह जाती हैं। और ऐसा कारण है कि आसाम के अंदर से जो 2 मेन नदियां बहती हैं उनमें से एक है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा वो रिवर है जो तिब्बतन रीजन से घूमती जाती है, उसके बहुत सारे नाम है, उस रीजन के बारे में हम बात करेंगे कभी जब हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें इतना पानी होता है कि इस रीजन को ये पूरा जो है पानी से पूरा का पूरा एक जलाशय तरीके से बना देती है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए जितनी भी सिविलाइजेशन बसी हैं वो रिवर्स के आसपास ही बची हैं, तो आसाम भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ भी जो बहुत सारी जनजातियां हैं वो रिवर के आसपास ही बसी हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से डैम्स का इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है चाइना द्वारा कि अब इस रिवर में इतना पानी छोड़ दिया जाता है बारिश के मौसम में कि ये जो है फ्लडिंग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। दूसरी रिवर जो है आसाम की वो है बराक रिवर, वो जो आपको यहाँ पे सदर्न पार्ट में नजर आती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेघालय, जहाँ पे आपकी घारो, खासी और जयंतिया हिल्स नजर आती हैं। अब हम करके एक एक करके जो है जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए स्टेट्स की बात करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हर स्टेट की खासियत क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसे कहते हैं लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स हम इसीलिए कहते हैं, डॉन जो होता है वो समय होता है सवेरे का जिसमें सूर्य उदय हो रहा होता है। इसे लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में अगर सबसे पहले कहीं भी सूर्य उदय होता है तो वो अरुणाचल प्रदेश की एक डोंग विलेज है वहीं पे होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश की, जहां पे सुबह 3 बजे जो है सूरज की सबसे पहली किरण पड़ती है भारत में, इसीलिए इसे कहा जाता है लैंड ऑफ डॉन लिट विलेज। दूसरी चीज जो मालूम होनी चाहिए, ये डोंग विलेज भारत की ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। इसके बाद कोई और विलेज नहीं है भारत में ईस्टर्न मोस्ट की जो हमने बात करी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताई। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी ट्राइब्स तो यहाँ पे कम से कम मैं आपको बताऊं तो 25 ट्राइब्स हैं। सबसे बड़ी जो ट्राइब है आपकी आदि ट्राइब है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुभानश्री वैली है। सुभानश्री एक्चुअली में यहाँ पे एक रिवर का नाम है जो इस एरिया से फ्लो करती है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपकी तवांग हिल स्टेशन। अब तवांग में एक्चुअली में एक तवांग मोनेस्ट्री है जो कि एशिया की बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट और सेकंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री हम कह सकते हैं। मोनेस्ट्री एक्चुअली में बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये बहुत ही सीनिक जगह पे है, पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर जगह है ये, अगर हम ध्यान दें। दूसरी बात, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है, तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं मिशी ट्राइब की। देखिए मिशी ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की जो ये कहती है, जहाँ पे जो इनकी लोक कथाएं हैं वहां पे ये कहा गया है कि जो कृष्ण जी की बीवी थी रुक्मणी वो इस ट्राइब से ही बिलोंग करती थी और कृष्ण जी यहीं पे आकर जो है रुक्मणी जी को लेकर गए थे। तो वहां पे आपको जो है इनके जो फोक सॉन्ग्स है वहां वो उनमें आपको जो है रुक्मणी जी का जिक्र मिलता है। इवन कहा जाता है कि कृष्ण जी ने इनको जो है चूली काट नाम का भी चूली काट बुलाया था, इनको नाम दिया था, क्योंकि जब कृष्ण जी रुक्मणी जी को लेकर जा रहे थे तो यहाँ के लोगों ने उन्हें रोका, तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट कहा था कि आप लोग अपने बाल कटवाएंगे। तो चूल जो है, चूल एक्चुअली में क्या है, एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है बाल, तो चूली काट मतलब बाल कटे होना चाहिए। तो ये है मिशी ट्राइब की खासियत। इसके अलावा यहाँ पे एक परशुराम कुंड भी है इस एरिया में, लोहित वैली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब परशुराम कुंड की खासियत क्या है, मैथोलॉजिकली वैल्यू देखें तो कहा जाता है कि जब परशुराम जी जो है क्षत्रियों का जो है वध करके वो यहाँ थे तब उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था। तो ये सब बातें जो है इस रीजन से कई जगह कही जाती हैं। तो देखिए मैथोलॉजिकली बात करें तो भी ये रीजन बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है ईटानगर, जो कि ईटा हिल्स है, उसके आसपास बहुत सारे हिल्स हैं तो उन्हें हम ईटा हिल्स कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि इसे ऑर्चिड कैपिटल, ऑर्चिड्स की बहुत सारी जो है टाइप्स यहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसलिए ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और फिर 1987 तक फिर इसे एक पूरे स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं नागालैंड के ऊपर। देखिए नागालैंड काफी चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें जो इंसर्जेंसी की बात नॉर्थ ईस्ट में बात की जाती है, वो इंसर्जेंसी एक्चुअली में नागालैंड से ही स्टार्ट हुई थी और अभी भी कहीं रह के जो है नागालैंड में थोड़ा बहुत जो है अनरेस्ट होता रहता है।
लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नागालैंड के कल्चर के बारे में, उसकी सीनिक ब्यूटी के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए नागालैंड में टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो लमसम इस समय 16 ट्राइब्स हैं और 1963 में इसे भारत का एक स्टेट बना दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का स्टेट कब बना नागालैंड, तो 1963 की ये बात है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि भूत जोकिया, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च होती है, हॉटेस्ट पेपर जिसे कहा जाता है, वो भी इसी रीजन में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो ट्राइब्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इनमें से कई ट्राइब्स हैं जो कि हेड हंटर हुआ करती थी, अब तो उन्होंने बंद कर दिया। पहले अगर जब इनके बीच में लड़ाइयां हुआ करती थी ट्राइब्स के बीच में, तो ये एक दूसरे के सिर ही काट दिया करती थी। ये बहुत एक जैसे कहते हैं इंटरेस्टिंग बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए। नागालैंड में देखिए फैल्कन जो चिड़िया होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम कहते हैं फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नागालैंड को क्या कहा जाता है? फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और क्योंकि इसका जो एक बॉर्डर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा म्यांमार के साथ जो है टच होता है। इसकी एक लोंगवा विलेज है, अगर आप उसमें खड़े होंगे तो आपकी एक टांग जो है नागालैंड में खड़ी होगी और दूसरी टांग जो है म्यांमार में होगी। तो ऐसी कुछ बातें जो है नागालैंड को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। और यहाँ पे बहुत से ट्राइब्स, मैंने आपको बताया 16 ट्राइब्स जो है आके यहाँ पे मिलती हैं। और देखिए नागा पॉपुलेशन जो है अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिजोरम की। देखिए मिजोरम स्टेट बना था 1987 में, और आपने कई बार देखा होगा मूवीज में बैम्बू डांस किया जाता है, जहां पे 4 लोग जो है बैम्बू के दोनों सिरों को पकड़कर बैम्बू को जो है मूव करते हैं और 1 या 2 व्यक्ति उस बैम्बू के बीच में जो है जंप करते रहते हैं। वो जो डांस है वो एक्चुअली मिजोरम का ही है, उसे हम कहते हैं चीरव डांस। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि केरला के बाद सेकंड मोस्ट जो आपकी लिटरेसी रेट में जो अगर कोई प्रदेश आगे है वो है मिजोरम। यहां पे आपको मिलेगी कुकी ट्राइब, एक बहुत फेमस ट्राइब है यहाँ की कुकी ट्राइब, और ये है ब्लू माउंटेन्स। देखिए माउंटेन्स एक्चुअली में इतने सुंदर है, कहा जाता है कि भगवानों का घर है यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है और इसे जो है अडोब ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और ये है इसकी कैपिटल ऐज्वाल। ऐज्वाल वो कैपिटल है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर गुजरती है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ मिजोरम से रिलेटेड। 1950 में यहाँ पे चूहों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसकी वजह से जितनी भी फसल थी वो सारी की सारी तबाह हो गई थी, और यहाँ पे एक फेमाइन आया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों से कई बार एग्जाम्स में जो दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है कि 1950 में एक चूहे की वजह से कहाँ पे एक फेमाइन आया था, तो वो था मिजोरम। वो आपको मालूम होना चाहिए कि मिजोरम में एक ऐसा फेमाइन भी आया था। इसके अलावा यहाँ पे एक डेम्पा टाइगर रिजर्व भी है। लेकिन नेचर की बात करें तो नेचर से तो रिच है पूरा नॉर्थ ईस्ट। लमसम 65% जो एरिया है वो जो है ग्रीन एरिया है, माउंटेन से घिरा हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट का। अब बात करते हैं मणिपुर की। देखिए मणिपुर भारत का एक बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस एरिया को कहा था ज्वेल्ड लैंड ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और इस स्टेट की क्या बात करें, ये स्टेट डांस में, म्यूजिक में, क्विजीन में, हर चीज में सबसे आगे रहा है, बहुत आगे रहा है ये स्टेट। इसी स्टेट में अगर आपको बताऊं तो एक गेम खेला जाता है जिसे हम कहते हैं पोलो। यही स्टेट है जहां उस गेम का जन्म हुआ। तो आपको ये चीज बहुत यूनिक पता लगी मणिपुर के बारे में कि पोलो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसी स्टेट में हुआ था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी जापान और ब्रिटिशर्स की जो आर्मीज थी उन दोनों ने मणिपुर के ही जमीन पे अपनी लड़ाइयों को लड़ा था। इसके बाद बात करते हैं लोकतक लेक। लोकतक लेक इसलिए फेमस है यहाँ पे कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पानी के ऊपर जो है तैरता हुआ अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो लोकतक लेक में ही है, आपको पाया जाएगा। केबुल लैमजो नेशनल पार्क उसे कहा जाता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद एक यहाँ की ट्राइब आपको मिलेगी जिसे मैतेई ट्राइब कहा जाता है। अब ये जो मैतेई ट्राइब है ये एक्चुअली में एक हिंदू ट्राइब है, और ये लोग ब्रज की भाषा बोलते हैं। मणिपुर की 50% पॉपुलेशन जो एक्चुअली में वो मैती ट्राइब को ही बिलोंग करती है, और ये लोग ब्रज की भाषा बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है वैष्णविज्म का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आपको नजर आता है। और यहाँ का अगर हम क्लासिकल डांस की फॉर्म की बात करें तो वो भी रासलीला ही है। तो सोचिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट। अब रासलीला किस चीज से रिलेटेड है? कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो कृष्ण जी का इम्पैक्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आता है। ये स्टेट जो है इसे स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1972 में। ठीक है।
इसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको, अगर आपको मणिपुर आप कभी घूमने जाएं तो वहां जरूर जाएं, वो है आपकी ईमा कैथल। ईमा कैथल नाम है। ये एक मार्केट है जो कि विमेन द्वारा रन की जाती है। जो महिलाएं होती हैं, घर की महिलाएं जो होती हैं, वो इस मार्केट को रन करती हैं। यहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं इस मार्केट में अपना सामान बेच सकता। तो ये स्पेसिफिकली जो है एक विलेज है या फिर एक मार्केट है जिसको जो है औरतें चलाती हैं, और इसे मदर्स मार्केट भी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो आप उक्रुल देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली आपको नागा ट्राइब मिलती है, क्योंकि ऊपर जो है मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, तो नागालैंड की जो ट्राइब्स है वो इस रीजन में रहती है। तो उक्रुल भी एक फेमस ट्राइब है। उक्रुल की ट्राइब इसलिए फेमस है क्योंकि इनका जो ब्लैक स्टोन का आइटम्स होते हैं वो बहुत फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपुरा की। देखिए त्रिपुरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों साइड से, सबसे पहले तो ये एक स्टेट है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल है अगरतला। और आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्टोन्स नजर आ रहे हैं, उसके बस चेहरे बने हुए हैं। तो ये उनाकोटा करके एक स्टोन कार्विंग ये एरिया है जहाँ पे पत्थरों पे बहुत सारे चेहरे बने हुए हैं। अब मैथोलॉजिकल बिलीव ये है कि एक बार शिव जी बहुत सारे जो देवी देवता थे वो उनको लेकर वो कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो यहाँ पे वो रात में रुक गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम किया जाए। और अगली मॉर्निंग जब उन्होंने उन लोगों को उठाया तो वो सोकर उठे नहीं, तो इस चीज से शिव जी गुस्सा हो गए और उन सबको उन्होंने, उन सबके चेहरों को पत्थर में ही तराश दिया। तो ये मैथोलॉजिकल बिलीव है उस एरिया के रिलेटेड, लेकिन ये कहा जाता है। उक्रुल की बात हम कर रहे थे यहाँ पे, उनाकोटा की बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा। इसके बाद उदयपुर टेम्पल्स। अब देखिए उदयपुर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उदयपुर तो राजस्थान में भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ जो टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, उदयपुर की टेम्पल्स की बात, ये अलग है। यहाँ पे आपको जो है त्रिपुरा का सुंदरी टेम्पल मिलता है, जिसे हम जो है माताबरी टेम्पल भी कहा जाता है। और ये जो 51 हमारे शक्तिपीठ है उनमें से एक टेम्पल है। बहुत सारे टेम्पल्स की श्रृंखला यहाँ पे एक्चुअली में शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और ये जो आपके सामने देखना है, ये है अगरतला। अगरतला में जो है उज्जैनता पैलेस है, जो उस समय के राजा थे। यहाँ पे जो एक किंगडम थी उनका नाम था मनिकिया। तो मनिकिया किंगडम थी, उनका राज चलता था। तो मनिकिया किंगडम के ही राधा किशोर मनिकिया ने 1901 में इस किंगडम की जो है इस पूरे पैलेस को बनवाया था। और क्योंकि ये किंगडम जो है रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के बहुत क्लोज था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की फैमिली के जो पहले के मेंबर्स थे, चाहे वो आपके द्वारकानाथ टैगोर जी थे या फिर उसके बाद के जितने मेंबर्स थे, वो सारे जो है मनिकिया फैमिली के काफी क्लोज थे। तो इस पूरे पैलेस का नाम जो है जय उज्जैनता रखा भी किसके द्वारा गया था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही रखा गया था। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेघालय की। देखिए मेघालय के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। मेघालय का मतलब होता है लैंड या फिर जो कि हमारे बादल होते हैं उनका घर। तो अडोब ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है अगर इंग्लिश की बात करें तो। यहाँ पे आपको गारो, जैंतिया और खासी तीन जो हिल्स मिल जाती हैं। और मेघालय की कैपिटल क्या है, तो शिलोंग है। तो आपको ये याद रखनी है। पीछे वाली अगर हम स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल क्या थी, त्रिपुरा। तो ये चीजें तो बहुत बेसिक चीजें जो हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। देखिए मेघालय इसलिए फेमस है क्योंकि अगर दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वो है मेघालय के चेरापूंजी रीजन में। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश में आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज को आपको याद रखना है। और इसका स्टेट जो है, हम देखें इसका जो बॉर्डर है, एक ही स्टेट है हमारा आसाम, उससे शेयर करता है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मायोंग विलेज। अब ये विलेज जो है आपकी बहुत ज्यादा फेमस है दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये एशिया की क्लीनेस्ट विलेज है। आपने कई जगह पे इमेजेस देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो गूगल में सिर्फ आप एक बार सर्च कर देंगे कि भाई मेघालय की जो है इंपॉर्टेंट चीजें दिखा दो, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि एक लेक में एक व्यक्ति बोट चला रहा है और बोट की पूरी छवि पानी के अंदर बन रही है। आप पानी का जो है बॉटम देख सकते हैं, धरातल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इतना साफ है। तो क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया का जो टैग है वो इस मालोंग विलेज को मिला हुआ है। इसके अलावा ये नोगरत जो विलेज है, यहाँ पे आपको पेड़ों के बीच में ना ऐसे ब्रिजेस बने नजर आएंगे जो कि पेड़ की रूट से ही बने हुए हैं। तो लिविंग रूट ब्रिज जो आपको मेघालय के रीजन में ही मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बालपक्कम नेशनल पार्क है, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पे आपको रेड फॉक्स नजर आता है। उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ये जो एक फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आदि मानव जैसा वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये मान्यता है, लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा पाया जाता है। अब बात करते हैं असम की। देखिए असम के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, असम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें क्योंकि अगर किसी को
नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट में जाना है तो उसका रास्ता असम से होकर जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति गुवाहाटी के एयरपोर्ट ही उतरता है। उसके बाद अगर किसी को ऊपर जाना है तो अरुणाचल प्रदेश जाएगा, फिर इसके बाजू में नागालैंड है, मिजोरम है, नीचे मणिपुर है, इधर से आप देखेंगे तो मेघालय पड़ जाता है। तो असम के थ्रू ही आप होकर जाएंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि असम की जो एक मेन प्रॉब्लम है और वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में हर साल वहाँ पे फ्लडिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है जनजातियों को। देखिए असम की खासियत ये है कि असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड मतलब जो रिवर्स के बीच में एक आइलैंड द्वीप होता है उसे हम रिवर आइलैंड कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है वो मांजुली रिवर आइलैंड है। और यहाँ पे एक कमाल की बात यह है कि यहाँ पे भी ब्रज भाषा बोली जाती है, जो कि हमारे मथुरा रीजन से बिलोंग करती है, तो वो भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है। तो ये बड़ी अलग चीज है। इसके अलावा असम फेमस है अपने सिल्क के लिए, चाहे वो मुगा सिल्क हो या पट सिल्क हो, ठीक है। ये सारे सिल्क जो है वो आसाम में बनाए जाते हैं और इसके लिए उनकी एक सॉल कुची करके एक अलग मार्केट है जहाँ पे जो है लेडीज अपने सिल्क के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है। उसके अलावा यहाँ का जो फेस्टिवल है वो बिहू फेस्टिवल, आपने बहुत बार देखा होगा कि असम के फेस्टिवल के लोग अलग से कपड़े पहनते हैं, तो वो बिहू फेस्टिवल है जो कि अलग अलग तरीके से मनाया जाता है असम के ट्राइब्स के अंदर भी। इसके अलावा आसाम में टी की प्लांटेशन है। अब देखिए अगर दुनिया में अगर हम देखें तो 1/6 ऑफ द जो टोटल टी की प्रोडक्शन होती है वो आसाम के थ्रू होती है, और भारत में तो 51% जो प्रोडक्शन है टी की वो आसाम के थ्रू ही आती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ट्री प्लांटर्स होते हैं वो उस एरिया के, वो अपनी घड़ी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा पहले रखते हैं। तो अगर आपकी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो इस एरिया के लोगों की घड़ी में 4 बज रहे होंगे, कि वो लोग अपनी एक घड़ी को जो है 1 घंटा पहले रखते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि हमें आसाम के बारे में मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और इन ड्रेसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये समझाना है कि कितना कल्चरली डाइवर्स है हमारा नॉर्थ ईस्ट। हम भारत की बात करते हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में ही इतनी डाइवर्सिटी है। और मैं आपको बताऊं, ये तो आपने एक ड्रेस देखी है, आप जितनी हर 20 किलोमीटर पे एक नई ट्राइब मिलती है आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और उनका अपने एक अलग कल्चर होता है, अपना अलग पहनावा होता है। तो ये एक सिंबॉलिक इमेजेस हैं जो आपके सामने है, ये पूरे के पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट भी नहीं करती, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आपको जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से वो दे सकें। तो फिर से याद रखिएगा कि 7 सिस्टर्स में आपके जो स्टेट्स आते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, और फिर अंत में आता है आपका सिक्किम। तो ये आपके 7 सिस्टर्स और ये उनका एक भाई सिक्किम। तो ये आपको याद रखना, भाई बोल लीजिए या फिर दूसरी बहन बोल लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में सीखने को मिली, और मेन जो हमारा फोकस था वो ये था कि जो हमारे पास नॉलेज का भाव है, जो ज्ञान का भाव है अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर, उस चीज़ को हमारी कोशिश थी कि हम पूरा कर सके। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कमेंट करिए, बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और कहाँ मिलेगी। तो देखते रहिए सरकारी परीक्षा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।